परीक्षा के दृष्टिकोण से त्रिभुज के 10 अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। चलिए इन सवालों को एक एक करके चर्चा करते हैं और एक विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है कभी कभी अपने पल्ले ही नहीं पड़ते हैं। फिर हम उसके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसे जानते हैं। तो समय को बिना गंवाए हुए चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज के ऊपर इस सवाल को देखें। एबीसी आधार AB के साथ एक त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज को देखते हैं। ये एक त्रिभुज हमने ले लिया और इसका नाम बोला गया है ABC, तो हमने नाम रख दिया ABC। ABC AB आधार के साथ एक त्रिभुज है। DAB पर एक ऐसी बिंदु है, तो एक हमने D ले लिया, जिससे AB 5 सेंटीमीटर, DB 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर जो है D यहां पे डाल दिया। तो बोलता क्या है कि DB जो है वो 3 है और AB जो है 5 सेंटीमीटर है। ये D से हमने C को मिला दिया और C से जो है एक हमने लंब डाला P बिंदु पर। लंब का मतलब है कि APB 90 डिग्री का बना। अब बोलता है त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC इस त्रिभुज में और त्रिभुज ABC मतलब ये बड़े त्रिभुज और ये छोटी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो फिर से हम देखते हैं कि हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB के आधार के साथ एक त्रिभुज है। तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, जिसमें बोलता है D एक बिंदु है। तो ये D एक बिंदु हमने ले लिया है। यहां पर ये D बिंदु है। इस D बिंदु से जो है DB जो है ये DB 3 है, तो ये DB हमने 3 बना दिया है। ये DB 3 हो गया है और AB 5 है, मतलब A और B जो है ये पॉइंट जो है A से B पॉइंट जो है ये 5 यूनिट है। तो बोलता है कि त्रिभुज ADC मतलब ये त्रिभुज हुआ। ये त्रिभुज ADC जो है ये त्रिभुज जो है इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का क्या होगा। तो नीचे कौन है? नीचे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए इसको जब हम करते हैं तो हमें एक चीज को दिमाग में रखना पड़ता है और वो है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुने उसकी आधार गुने उसकी ऊंचाई होता है। तो यहां पर इस त्रिभुज की अगर हम देखते हैं किस त्रिभुज की, तो पहले हम त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABD और त्रिभुज यहां पे होगा ये ABD नहीं होगा, ये ACD होगा। ये त्रिभुज ACD होगा। ये त्रिभुज ट्रायंगल ACD बटे त्रिभुज ABC। अब इसको अगर करते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हम जरा देखते हैं। देखो इसकी जो है अब ये थोड़ा चेंज हो गया। यहां पर हाफ गुने BD नहीं होगा, हाफ गुने आधार है। आधार का मतलब AD है। आपके ADC त्रिभुज का आधार जो है वो AD है इनटू आपका जो ऊंचाई है। ऊंचाई क्या है? लंब जिसको होता है किसी भी त्रिभुज के लंब जो होता है। अगर सपोज कोई त्रिभुज इस तरह की त्रिभुज है तो इसकी जो लंब होगी 90 डिग्री की, वही उसकी ऊंचाई होती है। तो यहां पर ऊंचाई क्या है? CP इसकी ऊंचाई है गुने, देखो ये सब गलत हो गया है, गुने CP। तो त्रिभुज की
ऊपर वाली त्रिभुज जो है ADC त्रिभुज की आधार हुआ AD और ऊंचाई हुआ CP बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आधार हुआ हाफ, आधार हो गया AB, देखो यहां पे भी ये गलत हो गया है, AB आधार होगा AB और हाइट होगा CP, आधार गुने CP। तो अब देखो इसमें से अगर हम काटना है तो हम देखते हैं कि ये जो हाफ है और नीचे का ये हाफ कट गया, ये CP जो है ये CP के साथ ये CP कट गया, तो बराबर आपका रह गया दो ऊंचाई AD बाई AB। अब AD जो है AD क्या होगा, AD जो होगा मतलब है ये दो कैसे आया, चूंकि आपका AB 5 है, 5 से अगर आप DB को घटाते हैं 3, मतलब ये A से B अगर 5 है, D से B अगर 3 है, तो A से D कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह 2 बटे AB कितना है, AB 5 है, तो इस तरह से 2 बटे 5 जो है वो इसका आंसर आया। तो आशा करता हूं कि इस चीज को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जो गलती थी, टाइपिंग मिस्टेक था, उसे यहाँ पर हमने सही कर दिया है, जिससे आप भी और कंसंट्रेट होकर देख सकेंगे। ये अपने कॉपी पे जब भी आप फेयर कर रहे हैं तो इन गलतियों पे ऊपर जरूर नजर रखेंगे, इन गलतियों को उसी तरह से सुधार लेंगे। तो आशा करता हूं कि यह सवाल आपके लिए एकदम सही रहा, आपने एकदम समझा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। त्रिभुज के दूसरे सवाल को देखें। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार और संगत ऊंचाई के बीच में रेशियो जो है 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है बताना है। ऑप्शन में ये 4 आंसर है। तो पहले हम त्रिभुज को देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, हमने अब भी पढ़ा है, आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। अब 1176 जो वर्ग सेंटीमीटर तो त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल दे दिया है। आधार को हम 3 है जो है 3:4, आधार और ऊंचाई का अनुपात का है 3:4, तो आधार को हम 3x ले सकते हैं, ऊंचाई को हम 4x ले सकते हैं। तो हमने देखो बेस को 3x ले लिया और हाइट को जो है 4x ले लिया, क्योंकि 3:4 है इसके लिए हमने 3 हमें, तो देखो आधार भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गया, लेकिन चूंकि x है तो यहां से हमें x की मान निकालना है। तो हम बैठा देते हैं। अभी हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या मिला, 1176, तो 1176 बराबर होगा आधा गुने 3x इंटू 4x। 3x क्या है, उसकी बेस है, 4x क्या है, हाइट है, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो, आधा से तो आधा कट गया, 4 कट गया, ये कट गया, कटने के बाद ये 2 हुआ, 2x और 3x मतलब 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बराबर 1176 हुआ। तो हमने 6x स्क्वायर को इसको इधर ले लिया, तो 6x स्क्वायर बराबर 1176 हुआ। और हमने, ये गलती से टाइपिंग में इस बार बहुत हुआ है, x स्क्वायर मतलब 1176 को हमने 6 से भागा दे दिया, तो आपका 194 हुआ। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 14 मान निकल गया। अब x बराबर 14 है और हमें ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 4x है, तो 4x में से 4 गुना हमारा 14 होगा, तो यही ऊंचाई की जो होगी 4x है, 4x बराबर 14 गुना 4, 14 गुना 4 बराबर 56 सेंटीमीटर। इस तरह उत्तर जो है 56 सेंटीमीटर हुआ। तो आशा करते हैं इस सवाल को आपने अच्छी तरह समझा है। इसमें यही 3x और 4x को कैसे काम करना, यही एक सबसे बड़ी बात थी, जो आपने यहाँ पे कितने आसानी से किया जाता है इसे देखा, अदरवाइज इस सवाल में कोई जान नहीं था। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है त्रिभुज ABC के चित्र में, ये त्रिभुज ABC दिया गया है, दिए गए यदि AB और AC भुजाओं की मध्य बिंदु D और E है,
चलिए मैं इस दोनों भुजाओं की मध्य बिंदु ये डी और ई मान लेते हैं। तो त्रिभुज का छायांकित क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल, ये छायांकित क्षेत्र हुआ। पूरे त्रिभुज के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये बहुत ही कॉमन टाइप का एक सवाल है जो एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, और ये सवाल और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस पर जरूर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो चलिए, हमने बोला क्या है, मान लिया कि AB भुजा की मध्य बिंदु डी है, AC भुजा की मध्य बिंदु ई है। तो डी और ई को हम मिला देते हैं और एक क्षेत्र बनता है जो काले कलर की है, जिसको छायांकित क्षेत्र बोला गया है। वो आता है DBCE। पूछा गया है ये DBCE क्षेत्रफल जो है पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदु से अगर कोई रेखा खींचा जाता है, फिर से बोलते हैं, किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता हुआ कोई रेखा खींचा जाता है, ऐसी परिस्थिति में पहला जो होता है वो भुजा आधार का समानांतर होगा। तो देखिए, इस त्रिभुज में AB की मध्य बिंदु D है, AC की मध्य बिंदु E है, इसको मिलाने वाली रेखा D है। ये DE ये समांतर होने की सिंबल है, किसकी होगी? BC की। त्रिभुज की आधार क्या है? BC। तो देखो, ये आपको याद रखना है, ये आपका थ्योरी है, जिस थ्योरी को हम ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी कॉपी पर नोट करके रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट को आप नोट करके रखेंगे, जान के रखेंगे, तभी आप क्षेत्रमिति के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने जो बोला, DE समानांतर होता है BC का, और साथ ही साथ DE जो है ये DE BC का आधा होगा। DE भुजा BC का समानांतर होगा, साथ ही DE भुजा जो है BC का आधा होगा। तो कहने का मतलब, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो रेखा त्रिभुज के आधार का समानांतर होता है, और वो रेखा त्रिभुज के आधार का आधा होता है। तो DE समानांतर है BC, DE आधा है BC। ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में अब आ जाना चाहिए। और जब अगर ये आधार अगर समानांतर है, अगर कोई दो भुजा समानांतर है, जैसे ये भुजा, ये DE भुजा और BC भुजा समानांतर है, ये AB रेखा तिर्यक रेखा तो काट रही है, तो ये जो एंगल होगा इसे एकांतर कोण कहते हैं। ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। उसी तरह इधर की देखो, चूंकि DE समानांतर है BC का, इसलिए इसको काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा AC से दो कोण बनता है। एक E पर कोण बन रहा है और एक आपके C पर कोण बन रहा है, और ये दोनों कोण बराबर होगा। अब त्रिभुज के किसी एक त्रिभुज के दो कोण अगर, और तीसरा कोण तो देखिए त्रिभुज के संगत है, मतलब दोनों में है, कॉमन है। वैसे में त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? ये दोनों त्रिभुज को सिमिलर बोलेंगे। त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के। मतलब अगर किसी एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों से बराबर होता है, तो उन दोनों त्रिभुजों को हम सिमिलर बोलते हैं। इस तरह त्रिभुज ADE सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के। और ये जो सिंबल है, ये सिमिलर होने की सिंबल है। ये क्या होता है? जब एक त्रिभुज की
तीनों कोण, तो जैसे हमने इसको x कोण लिया, इसको y कोण लिया, और इसको अगर मैं z कोण ले लेता हूं और दूसरी एक त्रिभुज लेता हूं, इनकी अगर इस त्रिभुज के भी जो तीन कोण हैं, वो तीन कोण यहाँ पे x x के बराबर होता है, यहाँ त्रिभुज के y y के बराबर होता है, यहाँ z z के बराबर होता है। ऐसी अवस्था में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप को हम सिमिलर या इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब ये आकार में तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन इन्हें जो है इसके कुछ गुण जो हैं वो आपस में बराबर, मतलब एक तरह के होते हैं। जैसे त्रिभुज का ADE का एरिया, ADE का एरिया, इस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके भुजाओं के साइड, मतलब भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो मतलब AD का वर्ग बटे AB का वर्ग। अब देखो AD और AB जो है, इसकी तो मान हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें AD जो क्या होगा, AD जो है हम जानते हैं आधा होगा, क्योंकि ये मध्य की है। ये AD जो है इसे हम क्या मान सकते हैं, अगर हम AD को x मानते हैं, ठीक है, तो AB कितना होगा, AB जो होगा 2x होगा, क्योंकि D जो है इसकी मध्य बिंदु है। ठीक है, इसे हमें समझना होगा, D इसकी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब AD को अगर हम x लेते हैं तो ये x स्क्वायर हो गया, और AB जो है इसकी अगर वर्ग करते हैं तो 2x स्क्वायर हो गया। तो देखो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि हमारा x स्क्वायर से हमने ये x स्क्वायर को काट दिया, तो ये 2 का 4 हो गया, और प्रतिशत से व्यक्त करने के लिए हमने 100 से गुणा किया। अब 4 से अगर 100 को हम काटते हैं तो ये 25% होता है। ठीक है, तो ये 25% होता है। अगर ये 25% है तो फिर एरिया ऑफ ये जो, अब मतलब क्या है कि ये अगर 25% है, मतलब अगर बड़ी त्रिभुज अगर 100% है तो छोटी त्रिभुज कितनी है, 25% है। इसको समझिए, हमने दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर जब अनुपात निकाला तो हमें ये त्रिभुज ADE 25% निकला। ये 25% कब निकला, जब बड़ी त्रिभुज को हम 100% लेते हैं। तो फिर इस पोर्शन का आपका एरिया कितना हुआ, DBCE का। तो हम 100% तो बड़ी त्रिभुज है मेरी, बड़ी त्रिभुज से हमने ABC का क्षेत्रफल से हमने ADE का क्षेत्रफल घटा दिया, तभी हमें इस अंकित क्षेत्र का, मतलब बड़े त्रिभुज से जब हम, अगर मैं बड़े त्रिभुज से जब हम इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मुझे 25 मिला है, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना है, पूरे त्रिभुज का 100 है, इसमें से 100 में से जब 25 घटाएंगे तो फिर मेरे को इस जगह का क्षेत्रफल निकलेगा, और इसका मान क्या होगा, 100 माइनस, इसका मान क्या होगा, 100 माइनस 25 बराबर 75। यही मैंने नीचे लिखा है। ये यहां पर चूंकि ये क्या है, ये 100 माइनस 25 है, 100 माइनस 25 क्यों, पूरे त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 है, तो 100 में से 25 अगर घटाएंगे तो ये 75% आपका
निकलेगा। यही 75% को मैंने नीचे दर्शाया है। त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज ADE बराबर होगा 100% माइनस 25% बराबर 75%, जो इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि इसे आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यहां पर जो है एक चीज याद रखना है, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु आपस में मिलाए जाते हैं तो वो रेखा जो होता है वो रेखा त्रिभुज के आधार का समानांतर होता है और त्रिभुज के आधार का आधा होता है। इसी फैक्ट्स के ऊपर, इसी क्या कहते हैं, थ्योरम के ऊपर ये पूरा का पूरा सॉल्व किया गया है। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है ABC एक समभुज त्रिभुज है। समभुज त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम समभुज त्रिभुज कहते हैं। समभुज त्रिभुज कहते हैं। जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है और त्रिभुज के 3 बिंदु ABC से 1 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा गया है। त्रिभुज के उस क्षेत्रफल को बताएं जो इन तीनों चापों से बाहर है। तो पहले चलिए पिक्चर को बनाते हैं। देखो ABC एक हमने त्रिभुज ले लिया है। ये त्रिभुज हम बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो कहने का मतलब है ये सब जो है 2 सेंटीमीटर की है। ये भुजा, हम अगर इस भुजा से, चलो पहले हम नाम दे देते हैं, तो हम ये भुजा जो है, ठीक है ना, जैसे हमने इसका नाम A दिया, पता नहीं हमने नाम दिया है कि नहीं, पता देख लेते हैं। तो हमने त्रिभुज में 3 भुजा जो है, तो हमने ये ABC 3, हमने जो इसके शीर्ष कोण है, इन 3 शीर्ष कोण से, ठीक है ना, ये तीनों शीर्ष कोण से जो है हमने 1 सेंटीमीटर का चाप खींचा। चाप यहां पे हुआ है। अब देखिए यहां पे चाप खींचा हुआ है। चाप का मतलब है एक हमने वृत्त खींचा है। जो वृत्त का त्रिभुज के अंदर जो भाग है उसे ही चाप कहते हैं। अब देखो A से खींचा हुआ है, फिर B से जो हमने खींचा हुआ है ये हमने खींचा हुआ है, फिर हमने C से जो खींचा हुआ है वो ये पोर्शन है, ठीक है ना। तो चाप की पोर्शन अगर हम बोले तो ये देखिए A की पोर्शन की चाप हुआ, ठीक है। ये आपके B के पोर्शन की चाप है, ये C पोर्शन की चाप है। और पूछा गया है कि इन चापों से बाहर का एरिया, तो इन चापों से बाहर का एरिया यही तो है। ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, ये पोर्शन ही इस चाप के बाहर का एरिया है जिसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन के बारे के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो आपने समझ गए ये सॉलिड जो लाल रंग का जो क्षेत्रफल है। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले इसका हमें फॉर्मूला याद करना होगा। √3/4 साइड स्क्वायर। साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। यहां भुजा क्या दिया हुआ है? यहां भुजा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुने 4। ये गुने 4 मतलब ये 2 का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर है, इससे ये 4 बना। अब 4 और 4 ये कट गया तो फिर क्षेत्रफल क्या हुआ? √3 हो गया। मतलब ABC त्रिभुज जो है, ये ABC त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल आपका कितना निकला? ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3 निकल गया। ये हमें याद रखना है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब होता है, देखो चाप का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। किसी भी चाप का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एन आर्क, आर्क का मतलब होता है चाप। किसी भी एरिया ऑफ आर्क, आर्क का मतलब होता है चाप। चाप का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है?
तो चाप का क्षेत्रफल निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 डिग्री। किसी भी समबाहु त्रिभुज के कोण, किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोण जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये तीनों कोण जो होंगे प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आप समझ लें। ये छोटे छोटे फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का, अब इसमें कितने चाप हैं? 3 चाप हैं। तो हमने पाई दिया, देखो आर क्या है, ये बोला है कि इसको केंद्र मानते हुए 1 सेंटीमीटर की चाप खींची गई है। देखो 1 सेंटीमीटर के 3 चाप खींचे गए हैं। तो इसके लिए रेडियस क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसके लिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। और कितने चाप हैं? 3 चाप हैं। प्रत्येक चाप के अंदर का कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा क्या है? देखो पाई तो वही रह गया, आर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर का चाप है, 3 चाप है गुना 3, हर चाप के अंदर का कोण कितना है? 60 डिग्री गुना 60। इस तरह से क्या हुआ? अब देखो 60 गुने 3 मतलब क्या हुआ? 180। अब तो इसको अगर हम काटेंगे, ऊपर 180 है, नीचे 360 है, तो मतलब 180 को हम काटेंगे 360 से तो क्या होगा? नीचे 2 आ जाएगा। इस तरह से पाई बटे 2 आपका आया। तो मतलब एरिया ऑफ आर्क जो है, ये जो हमने काटा हुआ जो जगह है ए बी सी का काटा है पूरे ट्रायंगल के अंदर, वो कितना है? पाई बटे 2। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √3। तो ये जगह का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? इस जगह का क्षेत्रफल सिंपल सी है, √3 माइनस पाई बाई 2 कर देंगे तो वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल क्या है? √3 माइनस पाई बाई 2। और √3 माइनस पाई बाई 2 ये आपका आंसर हुआ। तो हम कहते हैं कि आशा करते हैं कि इस सवाल को आप अवश्य समझे हैं, और नहीं है तो इसे 2 बार और देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 2-3 फैक्ट्स जो हैं उसे आपको कॉपी पे नोट करके रखना होगा अगर आप नहीं जानते हैं। जैसे समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। दूसरा जो है आपका किसी भी चाप का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा फैक्ट, किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। इन चीजों को, ये 3 चीज जो आपको यहाँ पे बताया गया है, इसे आपको नोट डाउन करके रखना है अगर आप नहीं जानते हैं। क्योंकि केवल इस सवाल को समझना जरूरी नहीं है, बल्कि आगे के सवाल को समझने के लिए ये छोटे छोटे फैक्ट्स को लिख के जब कॉपी पे रखते हैं उसे समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो मुझसे पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तभी आप क्षेत्रमिति के को अच्छी तरह समझ पाएंगे, कर पाएंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, भुजाओं की बात नहीं किया है, उसकी ऊंचाई बोला है 15 सेंटीमीटर है। पूछा है कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बताइए मुझे। तो चलिए इससे हम त्रिभुज को बनाते हैं। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी कर दिया इसे। अब इस त्रिभुज में जो है बोला है 3 भुजा बराबर है, मतलब ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर ए सी है। और इसकी जो ऊंचाई है, हमने ऊंचाई का मतलब होता है त्रिभुज की ऊपर शीर्ष बिंदु से बेस के ऊपर एक लंब डालते हैं जिसकी 90 डिग्री की होती है। तो इसका उसने 15 सेंटीमीटर बोला है, मतलब मुझे एपी 15 सेंटीमीटर बोल दिया है। अब हम पकड़ लेते हैं ए बी, एक्स की जगह 2x पकड़ते हैं, वो सुविधाजनक के लिए। एक्स की जगह पे जब भी समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा को पकड़ेंगे 2x पकड़ेंगे, आपको क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा मदद मिलेगा। इस चीज को खाली याद रखेंगे। तो हमने इस समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 2x हमने मान लिया है।
तो फिर अब हम जानते हैं, जब किसी समबाहु त्रिभुज की ऊपरी बिंदु से, शीर्ष बिंदु से आधार के ऊपर कोई लंब डालते हैं, तो ये लंब जो है इस त्रिभुज के आधार को दो बराबर भागों में बांट देगा। फिर से बोलता हूं, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके आधार के ऊपर अगर हम एक लंब खींचते हैं, तो वो लंब उस आधार को दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब बीपी बराबर पीसी हो जाएगा। अब अगर ए बी 2x होगा तो बीसी भी 2x होगा, और 2x अगर दो बराबर भागों में बटेगा तो एक भाग का मान x होगा। ये तो आप समझते ही हैं। अब देखिए, हम ए बी स्क्वायर, अब हम एक पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, ये चूंकि लंब है, एपी लंब है बीसी के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर। मतलब ये कर्ण की ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब ए बी स्क्वायर बराबर होगा एपी स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस बीपी स्क्वायर आधार का वर्ग। इसे पाइथागोरस का थ्योरम बोलते हैं। आप भी जानते हैं कि कर्ण का हाइपोटेनस का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस उस त्रिभुज के आधार के वर्ग के बराबर। अब हमारे पास जो मान है, ए बी को हमने 2x मान लिया तो 2x का होल स्क्वायर, एपी हमारे पास 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है आधार इस त्रिभुज की ऊंचाई, और हम जानते हैं कि ये ऊंचाई चूंकि लंब था आधार के ऊपर, ये आधार को दो बराबर भागों में बांटा था, इसके लिए इसकी जो लंबाई होगी x हो जाएगी, x स्क्वायर। यहां से मतलब है कि 4x स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस इस x स्क्वायर को इधर लेके आ गए, 15 का स्क्वायर बराबर 225, तो 3x स्क्वायर बराबर 225, तो 3 से 225 को भागा देंगे तो 75 होगा। मतलब x स्क्वायर बराबर 75, x स्क्वायर बराबर 75 होगा तो x कितना होगा? तो देखो 75 जो हो सकता है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 75 जो है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 75 25 गुने 3, 25 गुने 3 हम बोल सकते हैं। अब 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग में 5 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो √3 होगा। तो इस तरह x का मान जो है 5√3 निकल गया है। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमें जो है 2x त्रिभुज की भुजा, हमने इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने 2x लिया है, तो 5√3 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 10√3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, पिछले में पढ़ चुके हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 बटे उसके भुजा का स्क्वायर। भुजा का हमें पता है कि माप 10√3 है, जो हमने अभी निकाला है। तो √3/4 गुने 10√3 होल स्क्वायर, यही इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 होगा। तो क्या होगा? √3/4, 10 को 10 से गुणा किया 100 हुआ, √3 को √3 से गुणा किया 3 हुआ। ठीक है। अब 4 से अगर हम काटेंगे 100 को, तो हम काटेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 होगा, 75√3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है 75√3 हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आंसर ऊपर दिया हुआ है। तो आशा करता हूं कि सवाल को आपने सही रूप से समझा है। अगर कहीं परेशानी हो रहा है तो इसे फिर से एक बार सुने, 2-4 मिनट बहुत बड़े नहीं होते हैं, उससे अगर सुनते हैं जो भी आपकी कंफ्यूजन होता है फिर से एक बार सुनकर आपका दूर हो जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया इसमें कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज हमें ध्यान रखना होगा। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज को हम बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी कर देते हैं।
बोलता है त्रिभुज की मध्यिका। मध्यिका का मतलब होता है जो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके आधार के मध्य बिंदु को मिला है। तो ये मध्यिका जो होगी, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, और इसकी मध्यिका को अगर खींचते हैं तो हम जानते हैं किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका उसके आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। तो चलिए हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होता है 9√3 जो मुझे दिया हुआ है, इसमें दिया गया है, मेरे को प्रश्न में दे दिया गया है। और हम इसकी जो क्या कहते हैं फॉर्मूला से हम जानते हैं एरिया ऑफ √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर बराबर 9√3 है। तो साइड का स्क्वायर 9√3 हो गया है। अब साइड का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखो 4 से ये गुना होगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये √3 हमने ये √3 काट दिया और 9 से 4 का गुना हो गया तो साइड स्क्वायर बराबर 36 हो गए। साइड स्क्वायर भुजा का स्क्वायर 36 है, तो साइड बराबर क्या होगा, साइड बराबर 6 होगा, क्योंकि 6 का वर्ग ही तो 36 होता है। तो देखो एक भुजा जो है यहाँ पे हमें पता चल गया, इस त्रिभुज की ये भुजा जो है ये भुजा 6 है, मतलब सारे भुजाएं अब 6 है। तो ये नीचे वाला भुजा भी 6 होगा, और अगर 6 होगा तो ये आधा होगा, तो ये 3 होगा, बीपी बराबर 3 होगा। ये हमें समझ में आ गया है। और हमें निकालना क्या है, ए और पी जो मध्यिका है इसकी हमें लंबाई जो है उसे हमें पता करना है। और देखो ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस के नियम को लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एपी स्क्वायर, ये जो है लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो मतलब है एपी स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, सीधी बात है। एपी स्क्वायर जो हम बोल रहे हैं ये बराबर होगा, क्या होगा, ए बी स्क्वायर, जो ए बी का माप क्या है 6 है, ए बी का स्क्वायर मतलब 36 होगा, माइनस बीपी स्क्वायर, और बीपी का मान क्या है, बीपी का मान 3 है, तो बीपी स्क्वायर मतलब क्या होगा 9 होगा, 36 से 9 जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो एपी स्क्वायर बराबर 27 होगा। एपी बराबर क्या होगा, ठीक है ना, ये एपी बराबर 27, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 27 को लिख सकते हैं 9 गुने 3। अब देखो 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 होगा, 3 का वर्गमूल करेंगे तो √3 होगा। इस तरह से 3√3 जो है ये आंसर बन गया। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, कैसे मध्यिका की लंबाई निकाली गई है। इसे आप 2-3 बार करेंगे, इसके हर पहलुओं पर नजर रखेंगे। अब चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल है, साइड 6 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज को नियमित हेक्सागोन बनाने के लिए, षटभुज, हेक्सागोन का मतलब होता है षटभुज, बनाने के लिए इसके कोनों को काट दिया गया है। इस नियमित षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड मतलब है भुजा। भुजा 6 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज को नियमित हेक्सागोन बनाने के लिए इसके कोनों को काट दिया गया है। इस नियमित षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसे हमें निकालना है। तो देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, हमने पकड़ लिया। ये समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हमने काट दिया है, देखिए ऐसे काट दिया। तो काट दिया तो एक रेगुलर ये षटभुज बन गया। अब रेगुलर षटभुज का हर भुजा जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो हमने देखो इसकी जो है, पहले तो हमने ये बनाया कि अगर ये षटभुज है तो मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। लेकिन ये परिस्थिति पैदा कब हो सकती है, ये परिस्थिति तभी पैदा हो सकती है, इसे हमें समझना होगा जब ये संपूर्ण त्रिभुज को जो है, इस संपूर्ण त्रिभुज की ये भुजा जो हमने बनाया हुआ है इसे हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तभी ये जो षटभुज का जो भुजा होगा, ठीक है ना, ये भुजा सारे भुजाओं के बराबर होगा।
क्योंकि ये एक चूंकि समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। तो इसे हम अगर बराबर काटते हैं तो देखिए ये भी है, ये भुजा भी इसके बराबर हम काटते हैं 3 में, मतलब ये पोर्शन काटते हैं। और चूंकि ये सबकी 6 सेंटीमीटर है तो एक एक पीस कितनी निकलेगी, 2 सेंटीमीटर की। अगर हम पूरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को देखते हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर निकलता है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज के ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 भी सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, पहले ये 2 सेंटीमीटर हुआ। चूंकि ये 2 सेंटीमीटर की समबाहु त्रिभुज है, ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर की बनेगी, ये भी भुजा 2 सेंटीमीटर की बनेगी, ठीक है ना। और किसी भी षटभुजा के, रेगुलर षटभुजा का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 3√3 बाई साइड स्क्वायर, 3√3 बटे 2 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा तो हमें पता है 2 आ गया है, हमने चित्र से देख लिया है। तो बराबर क्या होगा, 6, वही समझाया, सारे भुजा 2 हो गए हैं। तो यहां पर 3√3 बटे 2 गुने 2 का स्क्वायर किया तो बराबर आपका हुआ 3√3 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 होगा, तो 3 दूनी 6√3। तो इस तरह से इस षटभुज का क्षेत्रफल जो है 6√3 है। बहुत ही आसान सवाल है अगर आप इस सवाल को तरीके से करते हैं, नहीं तो जी का जंजाल है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में देखें, एक त्रिभुज के 3 माध्यक हैं, ठीक है ना। माध्यक किसे बोलते हैं, जो त्रिभुज, जो रेखा शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके आधार के ऊपर, आधार के मध्य बिंदु को मिलाता है। तो एक की लंबाई 9 सेंटीमीटर, दूसरे की 12 सेंटीमीटर, तीसरे की 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 3 माध्यक होते हैं। तो ये त्रिभुज है, पकड़ लीजिए। अब इसमें से हम देखते हैं, जैसे ये त्रिभुज की इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है तो ये एक माध्यक हुआ। उसी तरह ये भुजा देखिए यहां से इस त्रिभुज में जाता है शीर्ष बिंदु से, और इस भुजा के मध्य बिंदु को मीट करता है, ये एक माध्यक हुआ। इसी तरह देखिए ये एक ये भुजा है जो इस त्रिभुज की इस भुजा के मध्य बिंदु से जाके मिलता है। इस तरह 3 माध्यक हैं जो एक बिंदु पे जी पे आके, समझ लीजिए, ये एक दूसरे को काटते हैं। तो हमने सबका नामकरण कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 माध्यक कौन कौन सा है, एडी है, बीई है और एफसी है। और जो तीनों माध्यक जो हैं, अब एडी बराबर 9 सेंटीमीटर, इससे हमने ए पकड़ लिया। हमने बीडी बराबर 12 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है यहाँ पर, बराबर बी पकड़ लिया। और सीएफ बराबर जो है हमने ये ले लिया, ये 15 सेंटीमीटर, इसे सी पकड़ लिया। अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां पे माध्यक दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो उसका S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2 किया जाता है। मतलब तीनों माध्यकों को जोड़कर 2 से भागा देना। तो हमने तीनों माध्यकों को जोड़ा, 9 प्लस 12 प्लस 15, और उसे भागा दिया तो ये 18 निकला, क्या कि ये 36 निकला। 12 और 9 21, 21 और 15 36, 36 को 2 से भागा देंगे तो 18 होगा। तो S बराबर हमें 18 निकल चुका है। और अगर त्रिभुज की माध्यक दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसको करते 4/√3, फिर होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो मतलब है त्रिभुज की अगर माध्यक दिया हो तो क्षेत्रफल में S जो है को माध्यक को जोड़कर उसको 2 से भागा देके निकालते हैं, और अब पहले एक 4/3 को ठोक डालते हैं। बस इसे ही हमें समझना है। अब हम मान को रख देते हैं, मान को रखने से 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 बराबर 9 हो गया। 18 से 12 गया तो 6 हो गया, और S 18 से 15 गया तो 3 हो गया। तो देखो 4/3 18, और यहाँ 6 3 18, 2 18 है तो 1 18 बाहर निकलेगा, और 1 9 है तो उसका वर्गमूल 3 निकलेगा। तो बराबर क्या होगा, 4/3 गुने 18 गुने 3। तो फिर हमारा 3 के साथ 3 कट गया, इस 3 के साथ ये 3 कट गया, तो 18 चौके 72, तो उत्तर जो है 72 सेंटीमीटर हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 72 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा।
ये हमें समझ में आ गया। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो इसे एक बार से फिर से देख लें। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके दिक्कत का कारण बने। इस सवाल में बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में एक बिंदु से लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब 3 लंब डाले गए हैं। तो एक त्रिभुज हमने ले लिया, इसकी कोई आंतरिक बिंदु है, इसका नामकरण कर दिया ABC। अब इसकी एक आंतरिक बिंदु है, देखो हमने G ले लिया, G से हमने 3 लंब डाला, ये एक लंब पहला लंब है, ये दूसरा लंब डाल दिया, ये तीसरा लंब डाल दिया हमने। जो यहाँ पर भी बोला है, एक का 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर, तीसरे का 5 सेंटीमीटर लंबाई हमने बता दिया। अब देखो इससे हम रेखा करके शीर्ष बिंदुओं के भी त्रिभुज के मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से क्या हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें देखो केवल जो है इस त्रिभुज में जो है हमें लंबों की लंबाई दी गई है, हमें केवल लंब की लंबाई दी गई है। ये लंब की लंबाई हमें दी गई है, 3, 4 और 5 दिया गया है, और इससे बोला गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। अब इस हिसाब से देखें तो हमारी ये 3 लंब से हमने ये जिस बिंदु पे मिलते वहां से हमने उसके शीर्ष बिंदुओं को मिला दिया। अब देखिए इस एक त्रिभुज के अंदर में 3 त्रिभुज हो गए, जरा ध्यान से दीजिए। ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो फिर क्या होगा, ये अगर 2x है तो चूंकि ये लंब है तो ये इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये x 1 होगा, दूसरा ये x होगा। हर जगह पे ये जो बीच वाला है ये 2x करके 2 आपके x बनाएंगे। हर भुजा का बीच का बिंदु होगा, ये सब x होगा। ये हमारे जेहन में रखना है, ठीक है ना। क्या है कि ये मध्य बिंदु है तो ये x करके होगा, इसे हमें समझ लेना है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज ABC जो है, ठीक है ना, ये बराबर क्या होगा, देखो त्रिभुज AGC, त्रिभुज हम AGC, हम इस त्रिभुज की क्षेत्रफल को लेते हैं, इस त्रिभुज की क्षेत्रफल को ले रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ BGC, ये BG ये जा रहा है BG, ठीक है ना, C, ये त्रिभुज की क्षेत्रफल। और तीसरी क्या है, तीसरी आपका ये GB होगा, बहुत ही नॉर्मल है। तो इन तीनों त्रिभुज की ये AGB हुआ, ये 3 जो त्रिभुज हैं ये बराबर आपके ये समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। भैया एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हम बोल क्या रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, हम बोल रहे हैं इसकी क्षेत्रफल जो है, यहां से हमने एक बिंदु ले लिया है। अब हम बोल रहे हैं कि ये 3 टुकड़े जो बने हुए हैं त्रिभुज के, इन 3 टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 टुकड़े मिलकर जो है ये त्रिभुज के संपूर्ण बनाएंगे, यही हम बोल तो रहे हैं। तो फिर हम अब लगा देते हैं फॉर्मूला को। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, √3/4 गुने एक भुजा का स्क्वायर, 4x² कह के हमने 2x भुजा का मान लिया है, तो यहाँ पे इसकी 4x² हो गया। ये बराबर हर त्रिभुज का क्या होगा, ऊंचाई है दिया हुआ है, आधार गुने ऊंचाई, आधार तो सबका मेरा 2 है, तो बराबर क्या होगा, देखो आधार ये हाफ आधा गुने आधार गुने ऊंचाई, एक की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, लंब मतलब क्या है, आधार पर जब किसी त्रिभुज के आधार पर जो लंब होता है वही उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो आधा गुने 2x गुना 3 प्लस आधा गुने 2x गुने 4 प्लस आधा गुने 2x गुने 5। अब देखो आधा का 2 से सब तो 2 कट गए, तो हो गया क्या 3x प्लस 4x 7x और 5x बराबर 12x हो गए।
और यहां पर 4 से ये 4 कट गया, तो √3x² बराबर इधर जो है आपका 12x हो गया। अब देखो x² से ये x का स्क्वायर कट गया, x का ये x कट गया, तो √3x बराबर 12, और हमने इसे 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करते हैं तो ये 24 हो जाएगा। 24 से अगर ये जाएगा तो क्या होगा, 8√3, क्योंकि 24 बटे ये क्या होगा, 24 बटे √3 होगा, 24 बटे √3। और 24 बटे √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 गुने √3 गुने √3, 3 अठे 24, तो 3 को हमने √3 गुने √3 में कर दिया, और बटे √3 है, तो √3 से √3 तो कटेगा ना, तो फिर आपका बच क्या जाएगा, 8√3। तो यहां पर जो यही 2x बराबर 8√3, तो x बराबर क्या होगा, 4√3। और हमें तो एरिया फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का चाहिए। समबाहु त्रिभुज का हम ये जानते हैं √3/4 गुने एक भुजा का स्क्वायर, तो हमें 8√3 है, भुजा है, उसका स्क्वायर करेंगे 64 गुने 3 होगा। √3/4 गुने भुजा तो हमारा ये है ना 2x, ये तो भुजा है, ये तो हमें उस त्रिभुज की भुजा का मान निकला है ना, तो ये भुजा बराबर भुजा जो है 8√3 हुआ है, तो भुजा का स्क्वायर होगा तो 64 गुने 3 होगा, 64 को फिर 4 से काटेंगे तो 16 होगा। ये 4 से हमने 64 को काटा, 16 हुआ, ठीक है ना। और 16 को 3 से गुना किया 48 हुआ, 48√3 अभी आंसर हुआ इसका, जिसमें कोई भी शख्स हुआ आपको नहीं होना चाहिए, तो मतलब 48√3 इस सवाल का उत्तर हुआ। तो इसमें ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं पर भी कोई शक है तो इस वीडियो को दोबारा फिर देख लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि फिर से आपको कोई शक शुबा होने की कोई बात होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अब इस सवाल को, वृत्त के अंदर समाहित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। The area of an equilateral triangle is inscribed in a circle is 4√3 square centimeter. Then find the area of the circle. तो देखिए इस सवाल को करने के लिए जो पहले हम एक त्रिभुज को बनाए, ये समबाहु त्रिभुज है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, और इसको एक वृत्त के अंदर में हमने डाल दिया है। अब देखिए इसके अंदर जो बोला गया है, हमने एक लंब भी डाल दिया है इसकी ऊंचाई को दिखाने के लिए, और हमने ABC एक त्रिभुज को बनाया है, मतलब त्रिभुज का नामकरण कर दिया है, और हमने इसके अंदर से जो है इसके क्या कहते हैं, वृत्त का जो है हमने केंद्र जो है लाल रंग में बनाया है, इस बिंदु को हमने, और चूंकि ये जो है 90 डिग्री का है, ये केंद्र से होते हुए गुजरेगा, तो हम जानते हैं किसी शीर्ष बिंदु से कोई लंब अगर समबाहु त्रिभुज में डाला जाता है तो उसके आधार को वो 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये तो हमें पता है, इसलिए हमने बोल दिया भाई ये भाग बराबर ये भाग होगा, कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, √3/4 उसके एक भुजा का स्क्वायर, जो हमें 4√3 दिया हुआ है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो हम इसको जब करते हैं तो साइड स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 16 हो जाता है। क्यों भाई, हमने √3 काट दिया, सिंपल सी बात है, और 4 से 4 गुना हो गया तो 16 हो गया, इससे हमने काट दिया, और 4 से 4 गुना हो गया 16 हो गया, साइड स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो भुजा बराबर 4 निकल गया। इसमें तो कहीं कोई मतलब गुंजाइश है ही नहीं, तो ये 4 हो गया तो ये आपकी 2 हो गया। ठीक है, और हमें क्या है, हमें तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें AD की लंबाई निकालनी है। AD की लंबाई कैसे निकलेगी, AD की लंबाई जो है, ये हमने D बिंदु है,
हमें एडी की लंबाई निकालनी है। एडी की लंबाई मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 माइनस 4, यही हुआ ना, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम है। पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार हम निकाल रहे हैं। एडी मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बराबर जो है √12 हो गया। √12 मतलब 4, ये 12 मतलब क्या है, √4 इंटू 3, 4 इंटू 3 है तो √4 का मतलब है 2, बाहर निकल गया, 3 बाहर अंदर रह गया, 2√3 हो गया। तो एडी की लंबाई हमें मिल गई। आर बराबर क्या है, अब देखो ये हमें एडी की लंबाई मिल गई। अब एडी की लंबाई हम जानते हैं शीर्ष से जो इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है ना, ये 2/3 होता है, ये 2/3 में होता है, ये 2/3 ऑफ एडी होगा। तो फिर 2/3 इंटू एडी। क्यों है ये, क्योंकि हम अगर इस तरह के कोई होता है तो मध्यिका होता है, मध्यिका में केंद्र जो है 2/3 हिस्से में रहता है, शीर्ष से 2/3 हिस्सा में रहता है, इसलिए r बराबर 2/3, मध्यिका की जो लंबाई है 2√3 है, ठीक है ना। इससे काटते हैं तो हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है r बराबर 4√3। और हमें r का मान जब 4√3 मिल गया तो हमें अब ये वर्ग वृत्त की क्षेत्रफल निकालनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की क्षेत्रफल πr², πr² मतलब पाई और 4/√3 का होल स्क्वायर बराबर पाई 16/3 का आपका जो होगा, यही जो है ये बराबर क्या होगा, ये बराबर जो होगा ये पाई तो रह गया, 4 का आपका 16 हो गया और √3 का आपका 3 हो गया। इस तरह से 16 पाई 16 3 रूट सेंटीमीटर, इसका यही इसका उत्तर हुआ। तो आशा करते हैं कि इस सवाल को आपने बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ऐसे भी कोई खास इसमें बात नहीं थी कि जो आपको समझ में नहीं है या जो इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य मुझसे पूछेंगे। चलिए फिर इस 10 सवाल को आज अवश्य तैयार कर लें।